आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो पढ़ो तुषार। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ज्वर चिकित्सा अध्याय। काफी बड़ा जो है ये चैप्टर है थोड़ा बाकी इनके कंपैरिजन में। तो जिसके पास बुक है एक बार इसकी इंडेक्स निकालो, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए हमें इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कि हमें पता होना चाहिए कि उसमें है क्या, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया है कि आपको पता ही है गुरु शिष्य परंपरा से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्हीं को जो है यहाँ पे कलेक्शन किया गया है आंसर्स का, क्वेश्चंस को, और उसी पैटर्न में जो है वो यहाँ पे ये संहिता बनी है। तो सबसे पहले अग्निवेश का क्वेश्चन है यहाँ पे, और फिर उन्होंने जो है जो ज्वर को लेके उनके जो भी डाउट थे वो उन्होंने उनके सामने रखे हैं, और फिर उन्होंने उनके आंसर किए। तो उनके जो आंसर किए हैं वो यहाँ पे सीक्वेंस में है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे ज्वर के सिनोनिम्स बताए हैं इस चैप्टर में। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि ज्वर के पर्याय क्या है, फिर उसके बाद ज्वर की प्रकृति क्या है, फिर ज्वर की जो स्वभाव रूप प्रकृति है वो बताई गई है। नेक्स्ट है ज्वर की प्रथम उत्पत्ति, कि सबसे पहले ज्वर कब उत्पन्न होता है। फिर जो है वो एक हिस्टोरिकल जो है स्टोरी यहाँ पे रखी गई है कि कैसे क्या मतलब कहानी है उसके अकॉर्डिंग कैसे ज्वर की उत्पत्ति हुई। फिर आता है ज्वर का प्रभाव क्या है, फिर बात आती है इसके कारण की, फिर इसके पूर्व रूप, फिर उसके बाद अधिष्ठान, फिर इसका बल और काल, फिर ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण, मतलब जो मेन साइन है ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण, कि जिसके बिना आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते कि उसको फीवर है। उसके बाद ज्वर के भेद बताए हैं, फिर भेद के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम बताए हैं। तो भेद जो बताए हैं उसमें सबसे पहले अधिष्ठान भेद से है, शारीरिक और मानसिक। फिर सौम्य और आग्नेय ज्वर बताया है। फिर सौम्य और आग्नेय ज्वर का आधार क्या है वो बताया है। फिर इसी में टाइप में अंतर्वेग बहिर्वेग ज्वर, प्राकृत वैकृत ज्वर, ये सब इसके भेद हैं। फिर प्राकृत और वैकृत ज्वर का जो है वो ऋतुओं से जो है वो उसका कॉरिलेशन किया गया है। फिर इसमें एक्सेप्शन बताया है कि प्राकृत ज्वर की साध्यता असाध्यता में क्या अपवाद हो सकता है। फिर साध्य असाध्य ज्वर के लक्षण बताए हैं। फिर दोषों के बल और काल के अनुसार, मीन्स दोष बला अबला, मीन्स दोष काल बल अबल, मीन्स दोष और काल दोनों बलवान हैं या बलवान नहीं है, उसके बेसिस पे 5 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं: संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक। वैसे फर्स्ट ईयर में ज्वर निदान स्थान में आप पढ़ चुके हो काफी चीजें, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी। फिर इनकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है: संतत ज्वर, सतत ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, अन्य दूषक, इन सब के बारे में। फिर विषम ज्वर की बात की गई है। फिर एक और आता है इसमें चतुर्थक विपर्य ज्वर। फिर सन्निपातिक विषम ज्वर, उसके बाद जो धातुगत है वो ज्वर बताए हैं इसमें, ये भेद में ही आ जाते हैं, मीन्स पहले इसके ज्वर के भेद बताए हैं और फिर उन भेद को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। धातुगत ज्वर बताए हैं तो धातु सात होती हैं तो उसके लक्षण। फिर दोषानुसार जो द्वंद्वज ज्वर है उनको एक्सप्लेन किया गया है। फिर सन्निपातिक ज्वर जो है वो 13 प्रकार के होते हैं, मीन्स उसके कौन डोमिनेटिंग है उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद जो है कुछ ज्वर बताए हैं दोष के अनुकूल, जो है वो 7 प्रकार के ज्वर यहाँ पे बताए हैं इन्होंने। फिर उसके बाद कुछ और ज्वर आते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, आगंतुज ज्वर है, अभिघात से, अभिशाप से, अभिचार से, अभिशंग से। तो ये 4 प्रकार के ज्वर हैं जो निदान स्थान में भी आप पढ़ चुके हो। फिर जो है काम क्रोध भय भूता विष या विष से जो ज्वर होता है उसके बारे में भी बताया गया है। फिर ज्वर की संप्राप्ति आती है। तो सबसे पहले जब तक आप ज्वर के भेदों को नहीं समझोगे तब तक आपको ज्वर का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। फिर ज्वर की संप्राप्ति की बात की गई है। फिर उसके बाद आम ज्वर, पच्यमान ज्वर, मीन्स आम ज्वर कैसा होगा, पच्यमान मीन्स उसकी जो अवस्था है ज्वर की, 3 अवस्थाएं होती हैं, आम, पच्यमान और पक्व। तो आम ज्वर कैसा है, पच्यमान ज्वर कैसा है, पक्व ज्वर कैसा है, उसके लक्षण, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चिकित्सा की बात की गई है। फिर जब चिकित्सा की बात की गई है तो वहां पे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि लंघन कराना चाहिए। लंघन के बाद बात आती है कि लंघन कितने दिन करना चाहिए और कब उस लंघन का फल मिलेगा। फिर जो दोष है उनको कैसे पहचाना है उसके बारे में है। फिर उसको हम पानी की ज्वर है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, ऑब्वियस है उसको तृष्णा होगी, तो फिर आपको पीने के लिए उसको क्या देना है।
फिर उसके बाद ज्वर में शोधन कर्म की बात की गई है कि वमन कर्म कराना है कि नहीं कराना। तो तरुण ज्वर में वमन निषेध है। फिर आम दोष का निष्कासन जो है वो हानिकर होता है कि आम की अवस्था में जो है हमें शोधन नहीं कराना चाहिए। फिर बात आती है इसमें ज्वर में खाने के लिए क्या देना चाहिए, तो वहां पे इन्होंने कहा कि यवागु जो है वो बेस्ट होती है। तो यवागु क्यों देनी है, कैसे देनी है, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। फिर अगर उसको ज्वर ज्यादा लंबा रह गया है तो वहां पे धातुओं का शह, तो वहां पे हमें तर्पण का प्रयोग हम करवा सकते हैं। फिर इसमें कंसेप्ट आता है दातुन का। फिर उसके बाद ज्वर में घृतपान, तो ये वहां पे भी बताया है कि घृत जो है श्रेष्ठ होता है, दूध और घृत, वो कंसेप्ट आया है। फिर उसकी डाइट के बारे में बात की गई है। फिर उस शोधन की जब बात आती है तो वहां पे पूरे जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं कि वमन कब कराना है, विरेचन कब कराना है, वस्ती कब देनी है, और बाह्य चिकित्सा इसमें क्या कर सकते हैं, अनुवासन कब दे सकते हैं, नशा कब दे सकते हैं, और धूमपान कब करा सकते हैं। फिर सिम्टम्स वाइज जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया है कि जो अलग अलग इसमें पीने वाली चीजें बताई गई हैं। तो बहुत सारी पीने वाली चीजें ये है कि वो दोषों के अकॉर्डिंग भी काम करेंगी, वो बल के अकॉर्डिंग भी काम करेंगी। क्या इसमें शाक पथ्य पथ्य की इसमें बात की गई है। फिर जो है इसमें ज्वर नाशक कषाय बताए हैं, तो बहुत सारे क्वाथ इसमें देने के लिए कहा गया है। तो कि कौन कौन से क्वाथ जो है हम इसमें दे सकते हैं। उसके बाद फिर जो है अलग से ज्वर में अग्नि मंद क्यों होती है, लंघन का निषेध कब है, ज्वर में स्वेदन कब कराना है, गुरु आहार देंगे तो उससे क्या हानि होगी, इसमें अभ्यंग कराना है, द्वंद्व ज्वर में क्या चिकित्सा होगी, सन्निपातिक ज्वर में क्या चिकित्सा होगी। फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात आती है कि सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव क्या होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में इन्होंने कहा कि कर्णमूल शोथ, अगर कर्णमूल शोथ हो गया है ज्वर के पेशेंट में, तो वहां पे क्या है कि ये क्वेश्चन शायद एक बार मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि ज्वर लक्षण है कि व्याधि है, क्या है आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या समझते हो आप, ज्वर एक लक्षण है कि व्याधि है? मैम खुद से एक व्याधि है और बाकी व्याधियों का लक्षण है। हाँ, तो ये इंडिपेंडेंटली भी ज्वर हो सकता है और ज्वर जो है वो किसी व्याधि के लक्षण के रूप में भी मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे जो है यूजुअली की व्याधि की अवस्था में ये है, तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। फिर जो है वो विषम ज्वर में भी इन्होंने अलग अलग बताया है कि वात प्रधान विषम ज्वर, कफ प्रधान विषम ज्वर, पित्त प्रधान विषम ज्वर, उसमें विषम ज्वर में हम क्या प्रयोग करा सकते हैं। विषम ज्वर की जो है वो चिकित्सा अलग से बताई गई है, उसमें दैव्यापाश्रय चिकित्सा भी है। फिर जो सप्त धातुगत ज्वर हमने पढ़ा था, तो फिर उनकी चिकित्सा भी इसी के अकॉर्डिंग जो है वो इस चैप्टर में पूरी जो है वो एक्सप्लेन की गई है। तो ये जो है इस चैप्टर का जो है वो कंटेक्स्ट है। तो अगर आप हम सीक्वेंस से चलते हैं, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है फिर हम चीजों को एक एक करके पढ़े तो हमें चीजें जो है वो समझ में आती चली जाती हैं। अदरवाइज तो हमें यही नहीं समझ में आता कि ज्वर के चैप्टर में इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें दिया क्या। और पहली बात ये है कि अगर आप ज्वर के कंसेप्ट को समझ लेते हो, केवल आप ज्वर पे ही काम करो। एक वहां पे थे हमारे सर थे, तो उन्होंने बताया था एक बारी कि वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं केवल ज्वर को कंसेप्ट मान के ही मैं चिकित्सा करता हूँ, कहता मुझे डिजीज से कोई मतलब नहीं रहता, मैं उसको ज्वर की दृष्टि से देखता हूँ कि कौन सी धातु से ज्वर इसको उत्पन्न हुआ है, क्या उसकी संप्राप्ति रही, और धातुगत ज्वर मान के उसको मैं चिकित्सा मतलब उसको ट्रीटमेंट देता हूँ। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। इधर पूना वगैरह में वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि ज्वर ही सबसे पहले ज्वर ही बोला है कि ज्वर जो है वो आदि और अंत दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम ज्वर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो हम जो है वो डायग्नोस और ट्रीटमेंट दोनों को समझ लेते हैं। अब जो है हम चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। हाँ, प्रयास ही शुरू करते हैं, पहले श्लोक खुद पढ़ लेना। हाँ, तुषार पढ़ो श्लोक। क्या तुषार? यस मैम। है
मैम स्क्रीन तो नहीं आ रही मैम आप। बाकी को आ गया? यस मैम। तो मैं बहुत देर से फोन कर रखी हूँ, तुम लेट आए हो या तो नो मैम। क्यों आप मैम आप श्लोक नंबर बता दो, मैं पढ़ दूंगा मैम, बुक है मेरे सामने। श्लोक 11 11 नंबर मैम। 11-14 पढ़ना। ठीक है मैम। ज्वर पढ़ दूं मैम? हाँ, पढ़ो। ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक एव च एकर्थो नाम पर्याय विधैर अभिधीयते तस्य प्रकृतिर उद्दिष्टा दोषा शरीर मानसा देहिनं न हि निर्दोषं ज्वरः समुपसेव्यते क्षयस्तमो ज्वर पाप्मा मृत्युश्च उक्ता यमात्मका पंचतत्व प्रत्यनिर्नाम क्लिशन्तां स्वेन कर्मणा प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्वम् उद्दिष्टा रुद्रकोपाच्च दारुणात्। बस मैम। तो फिर हाँ बस श्लोक नंबर 11 यहाँ पे जो है ये ज्वर के पर्याय है। मैंने पहले ही आपको हेडिंग बताई थी कि सबसे पहले यहाँ ज्वर के पर्याय की बात की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ज्वर के पर्याय जो है वो ज्वर है, विकार, रोगश्च रोग है, व्याधि, आतंक, एवच। एको अर्थो नाम पर्याया विविधर अभिधीयते। तो ये जो है अर्थ सबका एक ही है, मीन्स ये ज्वर को ही इंडिकेट करते हैं, लेकिन इनके जो नाम है वो अलग अलग है, तो इसलिए जो है ये इसके पर्यायवाची कहे गए। तस्य प्रकृतिर उद्दिष्टा दोषा शरीर मानसा। तो इसकी जो प्रकृति कही गई है वो शारीरिक और मानसिक दो प्रकार की इसकी प्रकृति है। देहिनम न ही निर्दोषम ज्वरम सम उपसेवते। तो जो जिसमें दोष नहीं होते हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोष नहीं होते हैं, उसमें ज्वर की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो उनमें ज्वर कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए इसकी प्रकृति जो है वो शारीरिक और मानसिक कह दी गई है। तो शारीर के हिसाब से वात पित्त कफ और मानस के हिसाब से रज और तम। तो ये 5 प्रकार की जो है वो इसकी ज्वर की प्रकृति कही गई है। नेक्स्ट जो है ये ज्वर की स्वभाव रूप प्रकृति कही गई है। श्रेयस तमोह ज्वरः पाप्मा मृत्युश्च उक्तः यमात्मकः पंचवत प्रत्यय नृणाम क्लिश्यतः स्वेन कर्मणः। तो यहाँ पे जो है ये क्षय, तम, ज्वर, पापमा और मृत्यु, ये जो सबके सब है यमात्मकः, ये सब यम के रूप माने जाते हैं। क्षय को भी यम कहा है, तम को भी यम कहा है, ज्वर को भी यम कहा है, पाप को भी यम कहा है और मृत्यु को भी जो है वो यम कहा है। तो ये कह रहे हैं कि पंचवत प्रयत्यानरणाम क्लिश्यताम स्वेन कर्मणः। अपने अपने कर्मों द्वारा जो कष्ट पाने वाले मनुष्य हैं उनके पंचत्व का कारण होने से, पंचत्व मतलब मृत्यु, कहते हैं ना कि पंचतत्व में विलीन हो गया, तो पंचतत्व में विलीन हो गया मीन्स उसकी डेथ हो गई है। तो पंचत्व का कारण होने से ये सब क्या है, इन्हें यम रूप माना गया। तो इस प्रकार जो है ये ज्वर की प्रकृति है। इतश्य प्रकृति प्रोक्ता मीन्स ये प्रकृति कही गई है। प्रवृत्ति अस्तु परिग्रहात। तो ज्वर की जो प्रवृत्ति है, कि ज्वर की प्रवृत्ति किससे होती है, परिग्रह से होती है। और नेक्स्ट जो है निदाने पूर्वम उद्दिष्टा रुद्र कोपांच दारुणात। और निदान स्थान में जो इसकी प्रवृत्ति है वो कही गई है कि वो रुद्र के कोप से होती है। तो निदान स्थान में प्रवृत्ति दो तरह की प्रवृत्ति है, या तो परिग्रह से इसकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि परिग्रह से ही जो है वो आम की उत्पत्ति होती है। यूजुअली इंसान जो है वो मात्रा से ज्यादा जब भोजन खाता है तो अग्नि जो है वो कम पड़ जाती है उसको बचाने के लिए। तो इसलिए संचय या परिग्रह, कि कोई भी चीज अच्छी लग रही है, खाने वाली चीज है, अब नहीं खाऊंगा, बाद में भी फिर खा लूंगा, दोबारा खा लूंगा, थोड़ा और खा लेता हूँ। तो ये जो प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज को कलेक्ट करने की, उसको हम परिग्रह कहते हैं। और निदान स्थान में इसकी जो प्रवृत्ति है वो किससे बताई है, रुद्र के कोप से बताई है। उसके बाद जो है ये कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे ज्वर उत्पन्न हुआ था। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगी, रुद्र के कोप से वो ज्वर मतलब यज्ञ वाली, पता है ना कहानी। उसके बाद ज्वर के भेद के बारे में बात की गई। संजू
एक सेकंड रुको यार। हेलो। हाँ संजू पढ़ो श्लोक। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, हेलो। पढ़ो श्लोक। हाँ जी मैम। कौन है? संताप स अरुचि तृष्णा स अंगमर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादो निधने च महत्म प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शित निदाने कारणो अन्यदिष्टो पूर्वक उक्तानि विभागश्च आलस्यं नयने सहस्त्रे जृंभणे गौरवं क्लम ज्वर ज्वलनाप्त वाद अम्बु भक्ति द्वेष विनिश्चितो अविपाकश्च वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो शील वैकृतम् अल्पं च ज्वरलक्षणं पर्जं केवलं समनक्षं च ज्वर अधिष्ठाने समुच्यते शरीरं बलकालेस्तु निदाने स प्रदिशते ज्वर प्रत्याक्तं लक्षणं संतापो देहमांस जवरेण विषिता भूतं न हि किंचित तथ्यते। हम कम दिख रहा है, ब्लर सा हो रहा है। तो देखो अभी ऊपर हमने पढ़ा ज्वर के पर्यायवाची हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद जो है ज्वर का जो प्रकृति है वो हमने पढ़ी, फिर हमने स्वभाव रूप प्रकृति पढ़ी, उसके बाद ज्वर की प्रवृत्ति की बात हमने की, और फिर ज्वर की जो कथा है कि कैसे ज्वर के उत्पन्न हुआ खुद पढ़ लेना, वैसे भी पहले पढ़ चुके। उसके बाद बात आती है ज्वर के प्रभाव की, कि ज्वर जो है वो कहाँ कहाँ अपना प्रभाव दिखाता है। तो सबसे पहले इन्होंने ज्वर का प्रभाव क्या है, संताप, संताप होता है। उसके बाद अरुचि, तृष्णा, सा अंगमर्दो हृदय व्यथा। तो ये जो है वो 4-5 सिम्टम बताए हैं, तो ये ज्वर के प्रभाव में आते हैं। जन्म आदो निधने च महत्तमः, ये जो है वो प्रधान रूप से जन्म के आदि और मृत्यु के टाइम पे प्रेजेंट रहता है। प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी, प्रकृति की हमने बात की, प्रवृत्ति की हमने बात की, प्रभाव की हमने बात की। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि इन केस अगर ज्वर का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन आया है आपके पास कि ज्वर को जो है वो एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां पे आप क्या सोचते हो सिर्फ निदान संप्राप्ति, उसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पाते। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं, तो ये अगर सारे पॉइंट्स आपको याद रहते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है आंसर के फॉर्म में। निदानी कारणे अन्य अष्टो पूर्वोक्तना उक्तानि विभागशः, तो इसके जो है पहले जो निदान स्थान में बताए गए हैं, निदान ही कारण अन्य अष्टो, कि निदान स्थान में इसके 8 कारण कहे गए हैं। पूर्व उक्तानि विभागशः, कि पूर्व में जो कहे गए हैं वो मीन्स विभाग के अनुसार वो चीज वहां पहले कह दी गई है। तो निदान अगर आपको इसके कारण पढ़ने हैं तो आपको निदान स्थान देखना पड़ेगा। उसके बाद इसके पूर्व रूप की बात की गई है, आलस्यम नयने, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वर के पूर्व रूप वायवा में भी पूछा जाता है। आलस्यम नयने सा अश्रे जृंभणम गौरवम क्लमः, तो आलस्य होता है, आंखों में आंसू आते हैं, नयने सा अस्त्र है, आंखों में आंसू आते हैं, जृंभणम बहुत ज्यादा झुंभाई आती है, गौरव गुरुता होती है, थकावट होती है, ज्वलन आतप वायु अंबु भक्ति द्वेषा अनिश्चितों को, तो इसमें क्या है कि जलन होती है, ज्वलन होती है, ज्वल ज्वलन आतप वायु, तो यहाँ पे जो ज्वलन मतलब या जो मतलब उसके बारे में कहा गया है कि अग्नि के लिए कहा गया है, आतप मतलब धूप, वायु, अंबु मतलब जल, भक्ति द्वेष अब निश्चित हो, भक्ति मतलब किसी भी चीज में इंटरेस्ट, और द्वेष मतलब किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट ना लेना, मतलब वैराग्य टाइप, ये सब क्या होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं, मतलब इन सब चीजों से जो उसका द्वेष है,
धूप से, अग्नि से, वायु से, पानी से, वो अनिश्चित होता है। मे बी कभी उसको वो चीज अच्छी लगेगी, कभी वो चीज बुरी लगेगी। अविपाकस्य आशय वैरस्य हानिश्च बल वर्णयोः, बल और वर्ण की हानि हो जाती है। और अविपाक होता है मीन्स अग्नि वैद्य, आशय वैरस्य मुख का जो रस है वो विरस हो जाता है। शील वैकृतम अनल्पम वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। अन्न जो है वो कभी कभी जो है वो उसका ठीक से जो है वो पचता नहीं है। शील वैकृतम अल्पम मीन्स जिस चीज का वो अभ्यास कर रहा था उसमें जो है वो विकृति आ जाती है। और ये जो लक्षण है ज्वर, अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम, और जो ज्वर के लक्षण जो है वो किसमें, वो अल्प रूप में प्रेजेंट होना भी ज्वर का पूर्व रूप कहा जाता है। उसके बाद ज्वर का अधिष्ठान की बात की गई है। केवलम समनस्कम च ज्वर अधिष्ठान उच्यते। ज्वर जो है वो मन के साथ पूरे शरीर में, शरीरम बल कालस्तु निदानी संप्रदर्शितः, शरीरम तो ये शरीर जो शब्द है ये इसी के साथ आएगा। केवलम समनस्कम च ज्वर अधिष्ठानम उच्यते शरीरम, ये शरीर में मन के साथ जो है वो इसका अधिष्ठान होता है। बल काला अस्तु निदानी, इसका जो बल और काल है वो निदान स्थान में कहा गया है। ज्वर प्रत्ययात्मिकम लिंगम, ये क्वेश्चन था कि ज्वर का प्रत्ययात्मिक लिंग क्या है, तो वहां पे इन्होंने कहा है कि संतापो देह मानसः, देह और इंद्रिय दोनों में जो है वो संताप होता है। ज्वरेण अविष्यता भूतम न ही किंचिन तप्यते। तो कह रहे हैं कि ज्वरेण अविष्यतः, अविष्यता मतलब जब ज्वर शरीर में प्रवेश करता है, भूतम न ही किंचित तप्यते मीन्स उसके अलावा जो है कि ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें संताप उत्पन्न ना होता। तो जैसे ही जो है मीन्स कहने का मतलब ये है कि हर चीज में, जब उन्होंने बोल दिया कि शरीर जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, शरीर और इंद्रियां, जब हम शरीर इसकी परिभाषा भी पढ़ते हैं तो शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवित, तो शरीर और इंद्रिय, तो वहां पे भी जो है और सत्व, इन सब में जो है वो संताप की उत्पत्ति होती है। तो कहा है कि कोई भी चीज ऐसी है कि जिसमें तपन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता जब शरीर में ज्वर प्रवेश करता है। नेक्स्ट जो है वो इसके भेदों की बात की गई है। नेक्स्ट कौन है, संजू के ऊपर रिवर्स में चल रहे हैं हम, श्लोक पढ़ो। एक और संजू भी तो है, रोल नंबर 5, वो नहीं है क्या? पढ़ो भाई श्लोक, रोल नंबर 5 संजू नहीं है। साहिल, सागर सोडी, यस मैम। श्लोक पढ़ो। मैडम ये रिमूव कर दो एक मिनट, ठीक है, नहीं दे रहा। द्विविधो विधि भेदेन जवर शरीर मानस पुनश्च द्विविधो दृष्ट सौम्यश्च अग्ने एव अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विविध पुनरुच्यते प्राकृतो वैकृतिश्च एव साध्यता असाध्यता च एव च पुनः पंचविधो दृष्टो दोषकाल बलाबलात् संततः सततो नये द्विदुस्तृतीयको चतुर्थको पुनराश्चर्य भेदेन धातूनां सप्तधा मत है भिन्न है कारण भेदेन पुनरष्ट विधो जवर है। तो ये भेद बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ज्वर की जो क्लासिफिकेशन है, द्विविधो विधि भेदेन ज्वरः शरीर मानसः, विधि भेद से ज्वर के दो भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। पुनश्च द्विविधा दुष्टः, फिर जो है दो भेद देखे जाते हैं, सौम्य और आग्नेय। अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विधा पुनरुच्यते, फिर दो एक और दो भेद कहे जाते हैं, अंतर्वेग और बहिर्वेग। प्राकृत वैकृतश्च एव साध्य असाध्य एव च, प्राकृत ज्वर होता है, वैकृत ज्वर होता है, साध्य ज्वर होता है, असाध्य ज्वर होता है।
पुनः पंचविधो दृष्टो दोष काल बला अबलान, दोषों के बलवान होने से या अबल होने से भी जो है वो 5 भेद बताए हैं। वो 5 भेद कौन से हैं? संतत, सतत, अन्य, दूषक, प्रत्येक और चतुर्थक हो। पुनर्आश्रय भेदेन धातुना सप्तधामता, आश्रय भेद से, अब आश्रय किसका होगा? आश्रय हमेशा दुष्य जो है वो दुष्य और दुष्य बोला जाता है, दोष और दुष्य, तो दुष्य को आश्रय भी कहा जाता है। और हमारे शरीर में जो दुष्य है वो धातुएं होती हैं, तो धातु भेद से जो है वो 7 प्रकार का ज्वर जो है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसके बाद पुनः आश्रय भिन्न कारण भेदेन पुनर्अष्टविधो ज्वर, और कारण भेद से भी जो है वो ज्वर के 8 भेद बताए हैं। नेक्स्ट एक और सागर भी तो है, राहुल, राहुल खासा या राहुल छोटे वाला? पढ़ो जिसको स्क्रीन दिख रही है श्लोक। राहुल खासा है क्या? दोनों राहुल में से कोई सा भी नहीं है? साहिल, हेलो, इसमें हाँ पढ़ो श्लोक। शारीरो गायत्री पूर्व देहे मानसी मानस वैचित्याम्र क्या है नहीं है? वैचित्यम अर्तिर्ग्लानिर मनः संस्थाप लक्षणम। इंद्रियाणाम च वैकृत्यम ज्ञेयम दोबारा पढ़ो इस लाइन को, छोड़ने से थोड़ी काम चलेगा, दोबारा खुद पढ़ोगे फिर गलत पढ़ोगे। दोबारा पढ़ो इस लाइन को जो मैंने बोला। अर्ति है, ग्लानि है, मन संस्थाप, 3 शब्द हैं बीच में। वैचित्यम अर्ति लंगानी मन संताप लक्षणम। ग्लानि गलानी कहाँ जाओगे इस फील्ड से भाग के? मन संताप लक्षणम। इंद्रियाणाम च वैकृत्यम ज्ञेयम संताप लक्षणम। वात पित्तात्मक है, शीतम उष्णम वात कफात्मक है। इच्छति उभयम एततु जवरो व्यामिश्र लक्षण है। योग वह परम वायु संयोगात उभयार्थकृत दह कृते दशा युक्त है। शीतकृत सोम संश्रयात अंतर्दह अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम। संध्या अस्ति शूलम स्वेद दोष वर्चो विनिग्रह अंतवेगस्य लिंगानि जवरस्य एतानि लक्षयेत। संतापो अभ्यधिको बाह्य तृष्णादीनां च मार्गं बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वम एव च। ठीक, तो यहाँ पे जो ज्वर की क्लासिफिकेशन ऊपर हमने पढ़ी थी, तो सबसे पहले विधि भेद से ज्वर के 2 भेद बताए हैं, शारीरिक और मानसिक। तो उसी की बात यहाँ पे की गई है, शारीरिक और मानसिक ज्वर की। शारीरिक जायते पूर्वम देहे, कि जो शारीरिक ज्वर है वो शरीर में होता है। मनसी मानसः, जो मानसिक ज्वर होता है वो पहले मन में होता है। वैचित्यम अर्ति ग्लानिम संताप लक्षणम, इंद्रियाणाम च वैकृतम ज्ञेयम संताप लक्षणम। तो यहाँ पे जो है फिर इसके लक्षण बताए हैं इन्होंने कि वैचित्य, वैचित्य का मतलब क्या है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अर्ति बेचैनी होती है, ग्लानि होती है, मन में भी संताप होता है। तो ये जो है इसके लक्षण है। नेक्स्ट बताए हैं इंद्रियाणाम च वैकृत्यम ज्ञेयम संताप लक्षणम, इंद्रियों में जो है वो विकृति आ जाती है, मीन्स वो अपने विषयों को ग्रहण नहीं करती है। ज्ञेयम संताप लक्षणम, और उनमें इंद्रियों में भी जो है वो संताप भी होता है। तो ये जो है वो इसके लक्षण है।
नेक्स्ट है वात पित्तात्मकम शीतम। जब सौम्य और आग्नेय की बात की गई है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। वैचित्यम वात पित्तात्मकम शीतम, वात और पित्त है साथ में तो शीत होगा। जो उष्ण होगा मीन्स आग्नेय जो ज्वर होगा उसमें क्या दोष होता है, वात कफात्मक, वात और कफ। इच्छ्यत्य उभयम एतु ज्वरो व्यामिश्र लक्षणः, और उसमें जो है वो मिले जुले लक्षण प्रेजेंट होते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है ये कहा गया है उसके अकॉर्डिंग वात पित्तात्मक शीतम उष्णम वात कफात्मक इच्छत्यु मीन्स इनकी इच्छा अगर कर रहा है, क्योंकि वात पित्त है तो उसमें वो शीत की इच्छा करेगा और जो वात कफ है उसमें वो उष्ण की इच्छा करेगा। और जो मिश्र लक्षण है दोनों अगर प्रेजेंट है तो उसमें मिली जुली चीजों की जो है वो शीतोष्ण चीजों की इच्छा करेगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे इन्होंने जो सौम्य और आग्नेय ज्वर है उसका जो बेस बताया है वो किस बेसिस पे इन्होंने कहा है, तो वहां पे ये कह रहे हैं कि योगवाह परम वायु संयोगात उभय अर्थकृतः, कि वायु जो है वो योगवाही होती है और जिसके साथ उसका संयोग हो जाता है वो उभय अर्थ को करने वाली होती है। मीन्स जो उसके साथ दोष है उसके अकॉर्डिंग ही वो मीन्स ये उष्णता भी क्रिएट कर सकती है और शीतता भी क्रिएट कर सकती है। दाहकृत तेजसा युक्त, अगर ये पित्त के साथ युक्त है तो वो दाह करेगी, और अगर ये सोम संश्रया अगर वो कफ के साथ संयुक्त है तो वो शीत उत्पन्न करेगी। कॉमन सा सिद्धांत है। नेक्स्ट है अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलापः श्वसनम ब्रह्म संध्या अस्ति शूलम स्वेदो दोष वर्चो निग्रह। अब बात आती है अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर की। तो जो अंतर्वेग ज्वर है, ऊपर दो वेद हमने और पढ़े थे, उसके बाद अंतर्वेग और ये देखो यहाँ पे श्लोक में तो हमने शारीरिक मानसिक की बात कर ली, हमने सौम्य आग्नेय ज्वर की भी बात कर ली। अब आता है अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर। अंतर्वेग ज्वर के बारे में क्या कहा है इन्होंने, अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलापः श्वसन भ्रमः संध्या अस्ति शूलम स्वेदो दोष वर्चो निग्रह। अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य एतानि लक्षणे। तो ये अंतर्वेग के लक्षण जो है इन 3 लाइनों में बताए हैं। इसमें क्या होता है कि अंतर्दाहो अधिकः तृष्णा, कि अंदर के जो भाग में जो है वो मतलब इंटरनल जो है बॉडी में वो ज्यादा दाह महसूस होती है, तृष्णा भी ज्यादा महसूस होती है, साथ में प्रलाप होता है, श्वसन मतलब श्वास की भी दिक्कत होती है, भ्रम होता है, संध्या अस्थि शूलम स्वेदो अस्वेदो संध्यम अस्थि शूलम, तो संधि अस्थि में शूल होता है और अस्वेद उसमें अंतर जो वेग ज्वर होगा उसमें पसीना नहीं आएगा। दोष वर्चो निग्रह, दोष और वर्चों का जो है वो निग्रह हो जाता है, मीन्स अवरोध हो जाता है, दोष और मल जो है वो रुक जाते हैं। तो ये सब जो है वो अंतर्वेग लिंगानी, ये अंतर्वेग ज्वर के लक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो संतापो अभ्य अधिको बाह्य तृष्णा आदि नाम च मार्गम बहिर्वेगस्य लिंगानी सुख साध्य त्वम एवं। इसमें जो है वो संताप अभ्य अधिको, इसकी संताप जो है वो बाहरी भाग में जाता रहता है, बाह्य संताप अभ्य अधिको बाह्य तृष्णा आदि नाम च मार्गम, लेकिन जो बाकी जो लक्षण है तृष्णा आदि मृत्यु रहते हैं। और ये बहिर्वेगस्य लिंगानी सुख साध्यत्वम एवं, और ये जो बहिर्वेग के लक्षण है और ये ज्वर कैसा होता है, सुख साध्य। नेक्स्ट है प्राकृतः सुख साध्य अस्तु बसंत करत उद्भवः। अब जो हमने उसके बाद जो एक और भेद पढ़ा था इसमें प्राकृत और वैकृत ज्वर की बात हमने, तो फिर ये प्राकृत और वैकृत ज्वर की बात आ गई कि जो प्राकृत है वो सुख साध्य होता है कब, अगर वो बसंत और शरद में उत्पन्न हुआ। उष्मण उष्मणेन संवृतः पित्तम शर्दी कुप्यते, उष्ण स्वभाव वाला जो पित्त है वो बरसात के दिनों में जो है वो अपने स्थान में संचित होकर और उष्णता से जो है वो प्रकोपित हो जाता। उष्णम उष्मणे ही मीन्स शरद की उष्मा से संवृद्धम वृद्ध होकर पित्तम शर्दी कुप्यति, और शरद में जो है वो प्रकोपित हो जाता है। तो उसकी वजह से जो ज्वर उत्पन्न होता है प्राकृत पित्त की वजह से उसको हम प्राकृत पैतिक ज्वर कहते हैं। और ये कैसा होता है, ये सुख साध्य होता है। फिर बता रही है चित्तः शीते कफश्च एव वसंते समुदीर्यते, कि जो शीत है वो कफ में क्या होता है, कफ जो शीतकाल में जो संचित होने वाला कफ है चित्तः शीते,
शीत में जो संचित हुआ है कफश्च एवं, वो जो कफ है वसंते समुदीर्यते, वसंत में उसका उदीरण हो जाता है। वर्षासु अम्ल विपाक भी औषध अभिस्तथा संचितम पित्तम उद्रिक्तम शरद आदित्यम तेजसः। तो वर्षा ऋतु में जब जल और औषधियां जो है वो कैसी हो जाती हैं, अम्ल विपाक वाली हो जाती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पित्त का संचय होता है। संचितम पित्तम उद्रिक्तम, कि वो जो संचित पित्त है वो उद्रिक्त हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है। शरदः आदित्यः तेजसः, शरद ऋतु में आदित्य के तेज के कारण। ज्वर संजन्यत्यः आशुतस्य च अनुबलः कफः प्रकृत एव विसर्गस्य तत्र नान अंशनात् भयम्। तो उस पित्त का जो अनुबल है उसमें कह रहे हैं कि उसका जो सहकारी होता है वो कफ रहता है, और पित्त ज्वर अपनी प्रकृति के अनुसार और विसर्ग काल के कारण जो है वो उपवास को सहन करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस प्राकृतिक पित्त ज्वर में भोजन ना किया जाए तो कोई भी भय नहीं होता। साथ में मतलब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इस सीजन में अगर हम खाना नहीं भी खाते हैं तो उससे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लाइन थी प्रकृति है विसर्गस्य तत्र न अंसनात् भयम, कि वहां पे क्या है कि अगर बिना खाए भी जो है वो कोई भी भय इसमें नहीं होता। फिर जो है वो प्राकृतिक कफ ज्वर की बात की गई है। अद्भिर औषधिभिश्च एव मधुर आभिश्चितः कफः हेमन्तः सूर्यः संतप्तः स वसन्ते प्रकुप्यते। ये आपको पता है वसंत में कफ क्यों प्रकोपित होता है। वसंते श्लेष्मणः तस्मात् ज्वरम स उपजायते। तो वसंत ऋतु में होने वाला जो ज्वर है वो कौन सा होता है, वो कफत ज्वर कहा जाता है। आदान मध्ये तस्य अपि वात पित्त भवेद अनु आदावन्ते च मध्ये च बुद्ध्वा दोष बल। तो ये जो है यहाँ पे दोषों की कंडीशन जो है वो बताई गई है कि उन्होंने कहा कि शरद और वसंत ऋतु के आदि और मध्य और अंत के भागों में दोष के बल और अबल का विचार कर जो है वो ज्वर की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। अब वसंत को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं और शरद को भी जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो दोष मतलब क्या कब बलवान होगा, क्योंकि आगे आगे जैसे वो विसर्ग काल आ रहा है या कौन से काल में है, तो ये कंसेप्ट आप ऋतुचर्या में जो है वो पढ़ चुके होंगे। काल प्रकृति उद्देश्यम निर्दिष्टः प्राकृतो ज्वरः। तो यहाँ पे काल की प्रकृति का स्वभाव लेकर, काल की प्रकृति का लक्ष्य लेकर जो कुपित होने वाले जो दोष है उनको, वो जो ज्वर है उसको कौन सा ज्वर कहा है, वो प्राकृतिक ज्वर है। ऋतु अनुसार दोष की जो वृद्धि होती है उसको हम प्राकृत मीन्स प्रकृति के अनुसार वो जो है वो ज्वर हो रहा। लेकिन इसमें भी जो है वो एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट कौन है, श्लोक पढ़ो। मैम मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम, तब मैं इसलिए नहीं बोल रहा था मैम। क्या मैम मेरी नेटवर्क मैम राउट फंसा मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम मेरी तब। नेट नहीं चल रहा तुम्हारा, क्या बोल रहे हो। मैम पहले आपने मैम मेरे को श्लोक नहीं पढ़ पाया था मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम मेरी। नेक्स्ट कौन है, सविता। सविता नहीं सुनाई दे रहा क्या। श्वेता, श्वेता यस मैम। श्लोक पढ़ो। हेलो मैम, स्क्रीन हाँ, ब्लैक श्लोक हो रही पढ़ो। है।
अभी भी नहीं दिख नहीं रहा मैम। नो मैम। हाँ अब आ गया मैम, अब आ गया। चलो आ गया तो पढ़ो कुछ। प्रायेण नीलजो दुःख कालेष्वनेषु वैकृत हेतवो विविधास्तस्य निदाने संप्रदार्शिता बलवत् स्वल्प दोषेषु ज्वरः साधवो अनुपद्रव हेतु भी बहु विजातो बलिभि बहु लक्षणः ज्वरः प्राणकृतज्ञ च शीघ्रम् इंद्रियां नाशानः सप्तहाद्वा दशाहाद्वा द्वादशाथेव च सप्रलाभ्रम श्वासतोक्षणो हन्या ज्वरो नरम ज्वरः शीर्णस्य शून्यस्य गंभीरो दैगरात्रिकः असाध्यो बलवान यक्षश्च केश सीमंत कृज ज्वरः। प्रायेण अनिल जो दुख, लेकिन अभी हमने कफत ज्वर के बारे में पढ़ा, हमने पित्त ज्वर के बारे में कहा, तो वो दोनों को प्राकृत ज्वर कहा गया है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्रायेण अनिल जो हो दुख, लेकिन जो वातज जो ज्वर है वो दुख का मतलब यहाँ पे कहा है कि वो कष्ट साध्य होता है, वो सुख साध्य थे लेकिन ये कष्ट साध्य होता है। कालेषु अन्येषु वैकृतः, और अन्य काल में होने वाले वात और जो पित्तज ज्वर है वो भी वैकृत ज्वर होती है। लेकिन वही चीज बात कही गई है कि अपने स्वाभाविक काल में होने वाला वातिक ज्वर भी जो है वो उसको वो दुख साध्य होता है। हेतु विविधस्तशः निदाने सम प्रदर्शितः, इनके जो हेतु हैं वो निदान स्थान में जो है वो बता दिए गए हैं, वहां पे आप लोग पढ़ चुके हो। उसके बाद फिर साध्य ज्वर की बात की गई है। साध्य और असाध्य ज्वर किसको कहेंगे? बलवत् स्व अल्प दोषेषु ज्वर साध्यो अनुपद्रवः हेतुभिर बहुभिर जातो बलभिर बहु लक्षणः ज्वरः प्राण अंतः कृतश्च शीघ्रम् इंद्रियः नाशनम् सप्ताहात् दशाहात् द्वादशाहात् तथैव च सप्रलाप भ्रम श्वास तीक्ष्णो हन्यात् ज्वरो नरम ज्वर क्षीणस्य शून्यस्य गंभीरो दीर्घरात्रिक असाध्यो बलवान यश्च केश सीमंत कृत ज्वर। तो ये जो साध्य ज्वर है उसके तो लक्षण जो है इन्होंने एक ही लाइन में जो है वो कह दिए हैं कि बलवत् तो अल्प दोषेषु, बलवान को हो मीन्स रोगी बलवान हो और स्व अल्प दोषेषु दोष जो है वो अल्प हो, ऐसा ज्वर साध्य होता है, और अनुपद्रव जिसमें कोई उपद्रव ना हो। तो तीन कंडीशन बताई हैं, रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो और अनुपद्रव हो, तो वो ज्वर जो है वो साध्य हो। लेकिन फिर अब बात हो रही है असाध्य ज्वर की। हेतु भीर बहुभीर जात, बहुत सारे हेतुओं से जो उत्पन्न हो, बली भीर बहुत बलवान भी हो, जो दोष है वो बलवान हो, और बहुर लक्षण बहुत सारे जो है उसके लक्षण भी प्रेजेंट हो। ज्वर प्राण अंतः कृतश्च शीघ्रम इंद्रियम नाशनम, और जो शीघ्र ही इंद्रियों को नष्ट करने वाला हो, ऐसा जो ज्वर है मीन्स ऐसे लक्षणों वाला जो ज्वर है वो इंद्रियों को भी नष्ट करने वाला है, और ज्वर प्राण अंतः वो जो है वो प्राणों का अंत करने वाला होता है। नेक्स्ट और भी बताया है कि ऐसा जो ज्वर है वो जो सप्ताहात् वा दशाहात् वा द्वादशाहात् तथैव च, तो 7 दिन 10 दिन या 12 दिन में जो है वो ऐसा जो ज्वर है ये इतने दिन तक रहता है। सप्रलाप, अब किसी ने जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सीक्वेंस है वात पित्त कफ का, तो सप्ताहात् मीन्स वातिक ज्वर, पैतिक ज्वर जो है वो 10 दिन में, और जो कफत ज्वर है वो 12 दिन होता है। और उसमें अगर सप्रलाप, प्रलाप है, भ्रम है, श्वास है, तीक्ष्णो हन्यात ज्वरो नरम, तो ये जो है वो बहुत तीक्ष्णता के साथ मतलब बहुत शीघ्रता के साथ जो है वो मनुष्य को हर लेता है, मीन्स ये जो है वो फैटल होता है। ज्वर क्षीणस्य शून्यस्य गंभीरो दरिद्रात्रिको असाध्यो बलवान यश्च केश श्रीमंत। अगर क्षीण व्यक्ति में हुआ है साथ में शून्य शोथ भी है उसको, और जो गंभीर है और जो दीर्घ रात्रि का जो दीर्घ रात्रि का काफी लंबे समय तक जो रहने वाला ज्वर है वो असाध्य होगा। और अगर बलवान यश्च केश सीमंत कृत ज्वर, बलवान हो ज्वर और साथ में केश में सीमंत बन जाता हो, बालों में जैसे जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन रहता है उसको हम सीमंत मन बोलते हैं वहां पे, तो मीन्स उसमें वो चीज वो भर सा पड़ जाए अगर उसके बालों में, तो ऐसा जो है मीन्स ये समझ लो कि यहाँ पे एक अरिष्ट लक्षण जो है वो यहाँ पे ज्वर का बताया है, केश सीमंत
यकृत ज्वर। आज के लिए बस इतना ही। ये ज्वर की जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हमने जो भेद बताए थे उसके लक्षण हमने जो है वो जो 2 प्रकार के जो भेद हैं उनके सबके लक्षण हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि चिकित्सा भी इसी के बेसिस पे आगे एक्सप्लेन की गई। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका मटेरियल क्या है इस चैप्टर में, तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा और फिर ये चैप्टर बहुत बड़ा लगता है। लेकिन हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो जो है वो इतनी दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो पॉइंट्स याद रह जाते हैं, इजी होता है समझना। एक सेकंड अटेंडेंस और बताओ। रोल नंबर 1 एब्सेंट, तुषार प्रेजेंट है, पूजा सिंह यस मैम। पूजा या यस मीनू? मैम। पूजा पूजा। पूजा मीनू है, संजू है, संजू मैम। कपिल कपिल, अमीशा प्रेजेंट मैम। लीना प्रेजेंट मैम। सागर सागर, आशीष सागर सोडी प्रेजेंट है। यस मैम योगेश 11%। यस मैम। योगेश मैम। मैम रोल नंबर 10। हेलो। ओके रोल 10 नंबर मैम 11। प्रेजेंट, ठीक है। 11 12 और 10 Yes, हो ma'am. गया। 13 ठीक। पंकज, विजयलक्ष्मी प्रेजेंट मैम। आशुतोष आता नहीं है, वसीम अकरम यस मैम प्रेजेंट। गौतम कौशिक वसीम मैम, रोल अकरम नंबर प्रेजेंट है। राजकुमार त्रिपुरारी गौतम ये तीनों ही एब्सेंट ही रहते हैं। अंकिता 20 प्रेजेंट मैम। अंकिता, मोहित वर्मा, किरण प्रेजेंट है। गीतांजलि यस मैम। गीतांजलि, नितिन Yes, नितिन मुकुल, ma'am. नितिन 24 मैम। मोहित, ठीक है, मोहित, विशाल, अंजलि, यस मैम। विशाल 27। ठीक, अंजलि 28, प्रेजेंट मैम। हेलो मैम, आवाज नहीं। संजू 25 मुकुल। 9, यस मैम। अंजलि 30, 25 मैम। 29, मुकुल है आज? यस मैम। मुकुल 2 दिन से क्लास क्यों नहीं लगा रहे हो? कोई दिक्कत हो गई थी मैम। 31, यस मैम। मोहम्मद इकरुमुद्दीन 32, अमित 33, यस मैम। अमित 33। यस मैम। ज्योति। ओके, अमित मैम। मुस्कान 34। यस मैम 35। ठीक है, 33 मैम। ठीक है, राहुल 36, प्राची मैम। प्रेजेंट मैम। दीपांशु एब्सेंट है, निकिता प्रेजेंट, मोना प्रेजेंट, अंशु 41, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अमित कुमार 42, राहुल खासा प्रेजेंट है, मोहम्मद हसीन रजा, प्रेजेंट मैम। अंशु Yes, ma'am. यादव मैम प्रेजेंट है 45, वो। एकता 46, कविता, साहिल शर्मा, प्रेजेंट है मैडम, वो उसके कनेक्शन में दिक्कत है। आकाश, यस मैम। नेहा प्रेजेंट मैम। अनुसुईया, सौरभ, सचिन, शुभम, कोई है तीनों में से? यस मैम। शुभम। मोहम्मद आबिद, शुभम मैम। Yes, ma'am. शुभम, यस मैम। शुभम। श्वेता,
प्रेजेंट है। Present, मोहम्मद ma'am. आदिल, यस मैम। निकिता 57, Present, ma'am. नितेश, मनीष, मैम कविता 59 मैम। Present, ma'am. Ma'am, roll number 60. और कौन है? मैम मैम रोल नंबर 30। Ma'am, roll number 45. कंप्लीट होने दो। नितेश और मनीष में से कोई है? 59 मनीष मैम। 59 मनीष, ओके। 54 की होगी मैम। हाँ रोल मैम नंबर 44 30 हो हो गए गया। मैम। चलो ठीक।